सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है। सिविलियन आबादी को वहां पर निशाना बनाया जाता है, भारत की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग की जाती है और भारतीय मीडिया पर फिर ये दावे किए जाते हैं कि दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए गए हैं, जबकि जिन मकामात को निशाना बनाया गया और अक्सर बनाया जाता है वहां पर दहशतगर्दों के कहीं कोई कैंप मौजूद है ही नहीं। लेकिन भारतीय मीडिया के गैर जिम्मेदाराना बयानात, तबसरे और तज्जिए मुस्तकिल जारी हैं। ये गलत रिपोर्टिंग मुस्तकिल जारी है और जाहिर है भारतीय हुकूमत की एमा पर ही ये गलत रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। और इस सारी सूरत हाल में फिर अब पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि इस्लामाबाद में जितने भी इस वक्त हाई कमिश्नर्स मौजूद हैं, जितने भी सफ़ीर मुख्तलिफ ममालिक के मौजूद हैं, उनको इन तमाम सेक्टर्स का दौरा कराया जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल के उन इलाकों का दौरा कराया जाए जहां पर भारत ये दावे करता है कि वहां पर उसने दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया है। तो एक ऐसी सारी सूरत हाल पर कि जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये हालात हैं और भारत की मुस्तकिल बुनियादों पर दरअंदाजी का सिलसिला भी जारी है और मकबूजा कश्मीर में 78वां रोज अब हो चुका है कि वहां पर कर्फ्यू नाफिज है। और वहां की जो सूरत हाल है उसके बाद पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि सिफारतकारी को तेज़ किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान को अपने दाखिली मसाइल का भी इस वक्त सामना है। पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, मौलाना फजल रहमान अभी भी इस बात पर डटे हुए हैं कि 27 अक्टूबर को निकलेंगे, 31 को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ नून लीग की जानिब से और बिलावल भुट्टो आज पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर उनको वेलकम करने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये अपोजिशन इस वक्त हुकूमत के सामने खड़ी दिखाई देती। तो हुकूमत को न सिर्फ खारजा महाज पर बल्कि दाखिली उमूर में भी इस वक्त खासी मुश्किलात का सामना है। ऐसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वजीर आजम के दौरे कराची पर भी बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब में ज्वाइन करेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोशिश करेंगे कि शौकत यूसुफजई को भी साहब को भी लाइन पर ले सकें और उनसे भी इस बारे में गुफ्तगू कर सकें। तो कैसर अहमद शेख साहब, पहले आपकी तरफ मैं आता हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह से भारत सरहदी खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की कर रहा है, सिविल आबादी को निशाना बना रहा है, फिर अपने मीडिया के जरिए एक बयानिया भी दुनिया को देने की कोशिश कर रहा है, और फिर मौलाना फजल रहमान के साथ आप और पीपल्स पार्टी की हिमायत, तो मुल्क के अंदर हुकूमत को बड़ी इस वक्त मुश्किलात दरपेश हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है मौलाना फजल रहमान का धरना देने का, और आपके लिए सही वक्त है उनका साथ देने का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जब से ये हुकूमत आई है, इसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो कोई बातचीत नहीं की, ना किसी को कोई मीटिंग में बुलाया, ना कि उनसे कोई मशवरा हुआ। बार बार हम अपने तौर पे कहते थे। सबसे पहले तो जब हमने कहा कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, फिर कई मेरे प्रोग्रामों में मैंने ये बात की कि आके बैठना चाहिए और मुल्क के मफाद में, ना कि सिर्फ पार्टियों की बात हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के कोई अना का मसला है या क्या है, क्योंकि वो कोई भी ना, देखिए ना, इन हालात में, कश्मीर के हालात में आप बाहर जाके 70 लीडरों से मिलते हैं, यहाँ आप सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान कोशिश कर रहे हैं, फैसिलिटेट करवा रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर से, जो करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं अपने मुल्क में, कोई ये कभी नहीं हुआ। इन हालात में हमारे यहाँ, हमारे वक्त में भी कश्मीर के मामलात हुए, जब ये बुरहान वानी का मामला आया, तो हमने सब ने जाके सब पार्टियों के साथ मशवरा किया। तो ये जो आज जो बात हो रही है ना, आज उन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी मेरे उन ख्यालात की, हमारी पार्टियों के ख्यालात की बिल्कुल, ये पहले होना चाहिए था, बुलाया जाना चाहिए था। और अब तो ये इंप्रेशन जाता है कि पहले कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करे, पहले कोई धरना दे, तब ये किसी से बात करेंगे। पार्लियामेंट में, असम्बली में कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इन हालात में इस वक्त बड़े डिफ़िकल्ट हालात हैं। मुल्क के अंदरूनी जो मुआशी हालात हैं वो, और मुल्क के जो बैरूनी कश्मीर के बारे में जो मामलात हैं, इन सब मामलात के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट का इजलास बुला के एक फुल फ्लेज डिबेट होनी चाहिए। तमाम ख्यालात हर पार्टी के सामने आने चाहिए और सबके मशवरे के साथ एक लायामल मुल्क हमारा इस वक्त काफ़ी मुश्किलात और तकालीफ में, अंदरूनी में भी मामलात और ज़ाहिर आप चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये तमाम मामला डिस्कस हों। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, धरने को मौखर किया जाए या धरने का ये सही वक्त है? क्या समझते हैं आप इस बारे में?
नहीं, अगर देखिए बात, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमेशा गुफ्त शुनी से मसाइल का हल निकलना चाहिए। यही बात मैं ये समझता हूँ कि जो अब हुकूमत ने ये अभी ऐलान किया है कमेटी का कि आके बातचीत करें, ये बहुत शुरू में ही हो जाना चाहिए। जब तो 1.25 साल गुजर गए। अब हालात, इसका मतलब ये कि कोई भी जब तक धरने की बात नहीं होगी, जब तक कोई लॉन्ग मार्च की बात नहीं होगी, हुकूमत तो बात ही नहीं करने को तैयार। असेंबली के फोरम को रिडंडेंट कर दिया गया है। अब बजट के बाद कुछ 4 महीने हो रहे हैं। कमेटी बहुत देर में बनाई, बहुत पहले बनाई जानी चाहिए थी। तो मैं वापस भी आता हूँ, जरा निसार खोड़ो साहब की भी इस पर राय ले लूं। निसार खोड़ो साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि मौलाना के हम हिमायती हैं, मौलाना साहब को वेलकम करेंगे, नून लीग भी उनको वेलकम करेगी। ये वेलकम, ये खुशामदीद किस नौयत का होगा? वहां पर पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद होंगे जो इस्तकबाल करेंगे मौलाना का इस्लामाबाद में, या फिर जब मौलाना सिंध से गुजरेंगे तो आपके काफिले भी उनके साथ ही सफर करेंगे? ये हमारी पार्टी का पहले से ही फैसला है कि हम उनकी लॉन्ग मार्च की सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम बातें अब वो दूसरे साहब बोल रहे हैं अभी तक। कैसर साहब, निसार साहब से मैंने सवाल किया, रुकिएगा कैसर साहब जरा। जी, देखिए, हमारी पार्टी का पहले से फैसला है कि हम इस लॉन्ग मार्च की सपोर्ट कर रहे हैं। हमने थोड़ी सी रिजर्वेशन जरूर दिखाई थी कि धरना हम पहले भी मुखालफत कर चुके हैं, तो अभी धरने की भी हिमायत नहीं कर सकते। हाँ, हमने उनकी शिरकत को वेलकम करना है तो करेंगे, लेकिन पहले सवाल बोलो ना, पहले सवाल तो इमरान खान से बोलो कि तुमने नरेंद्र मोदी के लिए दुआ की थी कि अल्लाह करे वो जीते तो कश्मीर का मसला हल करेगा। यानी आपका यार गार था कि आपने उसके लिए दुआ कर दी। अब यार गार को दुआ आपने तब की जबकि आप उस दुआ से पहले वो आपके मुल्क पर हमला कर चुका था। उसके जहाज आपने गिरा के, और बड़ी बड़ी बोली थी चीज़ें कि हमने उनके जहाज गिरा दिए। उसके बाद आपने उसको दुआ दे दी। दुआ देने के बाद लगातार वो आप पर हमले कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल हो, जनरल असेंबली हो, उससे पहले की उनकी सफारती जो भी एक्टिविटीज़ हैं इंडिया की, वो आप देख लें। आपको तो कोई खातिर में नहीं ला रहा। आपकी तो आवाज़ की अहमियत ही कम हो चुकी है, क्योंकि आपने अपनी कौम को डिवाइड कर लिया है। आपने अपोजिशन के साथ जो रवैया रखा वो तज़हीक आमेज़ रवैया है, और आप साहब नहीं हैं, हम महकूम नहीं हैं कि आपके साथ आके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। आपने अवाम को अपने तौर पर मायूस किया है, आपने नौजवानों को मायूस किया है, आपने गरीबों को मायूस किया है, आपने किसानों मजदूरों को मायूस किया है। उन सब की ज़िंदगी को अजाब बना के रखा हुआ है। आप हमेशा बात करते हैं कुछ हैं, और मतलब कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इस तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली भी खतरे। आपकी बात को किसी ने कोई तवज्जो नहीं। आपकी तकरीर के बाद जनरल असेंबली ने नोटिस तक नहीं लिया, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तक नहीं बुलाया गया। उसने कहा ये दो मुल्कों के बीच में बात है, आप जाके आपस में बात कर लें। अमेरिका ने आपको तलकीन कर दी कि जी ताल्लुकात बेहतर कर लो, मतलब कि आपकी सुबकी हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान पर अगर बुरी हालात हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का फ़र्ज़ बनता है कि वो अवाम का साथ दें, अवाम को दूर न रखें, अवाम का आवाज़ उठाएं, अवाम की आवाज़ बने। अगर हम बन रहे हैं आवाज़, तो हाँ हुकूमत को ज़रा कपकपाहट सी शुरू तो हो गई है। अब कपकपाहट उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, उनकी अपनी गलतियों की वजह से उनकी डिस्क्रेडिट हुए हैं वो। अगर उनकी गलतियां हैं तो फिर हमने तो बहुत अरसा उसको कहा हुआ है कि जी बैठें, टेबल पर बैठें, बातें हमारी सुने, इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट पर बातें करें, अवाम की तकालीफ पर बातें करें, इंटरनेशनली अपना ज़रा वो पोस्चर बेहतर करें। ये सब कुछ हम कहते रहे हैं, तो वो नहीं मान रहे थे। अब वो टेबल पर बैठने की तो बात कर रहे हैं ना, जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है वो मुज़ाकरात करने के लिए बनाई गई है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अब उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। बस सुने तो सही, कमेटी बनाई हुकूमत ने कि जी अपोजिशन से बात करो, और परवेज खट्टक साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अपोजिशन के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, किसी ने आना है तो भले आए, हम मिल लेंगे। क्या मतलब है? हम क्यों जाएं उनके पास मिलने के लिए? हम क्यों जाएं उनके पास मिलने के लिए? उनके पास कोई एजेंडा है तो वो आके बात करे ना।
हमें क्यों कह रहे कि जी हमारे हमारे दरवाजे खुले हैं, आप किसी ने भी आना है तो आके हमसे बात कर ले। हमें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई बात की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने वर्कर हैं, हमारे अपने अवाम हैं, हमारे अपने कारकुन हैं, वो एहतजाज का हक रखते हैं, आईनी हक है, आईनी हक इस्तेमाल करते हुए चलेंगे और चलने के बाद हुकूमत के सामने आके एहतजाज मुरासला पढ़ेंगे, रेजोल्यूशंस पढ़ेंगे, डिमांड्स बताएंगे। डिमांड हमारी है क्या? हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान को अब री इलेक्शन की ज़रूरत है, प्री टर्म इलेक्शन की ज़रूरत है। इमरान हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, इस हुकूमत जो माइनॉरिटी हुकूमत है, ये जो माइनॉरिटी हुकूमत है, उसने हमने अपने मसाइल हल नहीं किए। इसलिए इस मुल्क को प्री टर्म इलेक्शन की ज़रूरत है, जिसमें से कौम को मौका मिले कि वो फिर से फैसला कर ले और अपनी जान बचाते हुए और किसी और के लिए फैसला करें। इसको तो हमने आजमा लिया 18 महीने। सही, चलें, आपका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि दोबारा इंतख़ाबात हों और अवाम एक बार फिर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। तो कैसर अहमद साहब, क्या पाकिस्तान इस वक्त जो हालात हैं अंदरूनी तौर पर, बैरूनी महाज पर पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या इस वक्त मुतामिल हो सकता है एक नए इलेक्शंस हों? भारत की जानिब से हम हर दूसरे दिन एक बिला इश्तियाल कार्रवाई देखते हैं, फिर एक बयानिया भी उनकी जानिब से, एक तासुर भी, पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, फरवरी में फैसला होना है कि पाकिस्तान बाहर आएगा या नहीं आएगा। तो इस दौरान क्या इलेक्शन का कोई माहौल बनना पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है, आप समझते हैं? देखिए, इलेक्शन तो हर वक्त होते रहते हैं, जंगों में भी इलेक्शन हुए हैं। बात तो सिर्फ ये है कि इन्होंने जो हुकूमत जो मिनॉरिटी में थी, जो मेजॉरिटी भी उसकी नहीं थी, किसी पार्टी के साथ वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं, ना उन्होंने एक्सटेंड किया अपना कोऑपरेशन। मैं हैरान हूँ कि मुल्क इस तरह तो नहीं चलते ना, जहाँ इतने मसाइल हो गए हैं, गरीब आदमी रुल गया है, रोज़गार नहीं मिल रहा, दिहाड़ीदार मजदूर को उसकी उजरत नहीं मिल रही और रोज़गार नहीं मिल रहा। यहाँ आप मीडिया के ही लोग देख लें, हमें कहते हैं कि कितने कितने महीनों से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, मीडिया के लोगों को ही। और महंगाई का ये आलम है कि खुद स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है कि 13% होगी और फर्दर और महंगाई बढ़ेगी। तो इन हालात में ये मैं हैरान हूँ कि क्या हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं थी? हम तो बार बार कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, तो जब हमारी बात मानी ही नहीं गई कभी, और ये वाक़यात हो गए। आप कहते हैं कि इलेक्शन नए होने से अगर मुल्क को निजात मिल जाएगी इन हुक्मरानों से जो कि मशवरा करने को तैयार नहीं है, जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जो असम्बली के इजलास बुलाने को तैयार नहीं है, और जो ये सुनने को ही तैयार नहीं है कि किसी से बात करनी है। यही बात कि आके कोई जाके उनसे बात कर ले। अब एक तरफ तो उन्होंने कमेटी बनाई, दूसरे दिन ही खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने तस्दीक कर दी मौलाना फजल रहमान साहब की। अब ये कौन सा मुज़ाकरात का तरीका है? आप तो खुद ही आप एक तरफ तो गालियां निकाल रहे हैं सबको, अपोजिशन वालों को, और अपोजिशन के किसी को, हर एक को कहते हैं कि आप करप्ट हैं। आप ओ भाई, आप बात सुने, मुल्क के इलेक्टेड लोग हैं, आप भी इलेक्ट होके आए होंगे, ये मेजॉरिटी दूसरी सारी अपोजिशन। जब आपने शुरू कर दिया पहले ही साल 2014 में जाके शुरू कर दिया धरना, तो उस वक्त कौन से हालात बेहतर थे? लेकिन आपने खुद ही तो रीत डाली। उस वक्त आप अकेले पार्टी थे जो अपोजिशन में थे, जो मुखालफत कर रहे थे, जो धरना दे रहे थे। अब तो तमाम, किसी अपोजिशन की पार्टी ने भी आपको उस वक्त सपोर्ट नहीं की। इस वक्त तो तमाम अपोजिशन की पार्टियां जो असेंबली में हैं वो सारी मुतफिक। सही, अब ये हुकूमत की क्या हिकमत अमली है कि मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी है और फिर खुद की जानिब से भी तनकीद मौलाना फजल रहमान पर की जा रही है। कैसा साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी है, उनसे ज़रा इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म जब भी और जहाँ भी गुफ्तगू करते हैं करप्शन का जिक्र ज़रूर करते हैं, जो माजी में उनके मुताबिक की गई है। तो आज उन्होंने जब कराची में गुफ्तगू कर रहे थे करप्शन से मुतालिक क्या कहा, पहले ये सुन लेते हैं, फिर उस्मान सईद बसरा साहब की तरफ मैं सवाल लेके जाता हूँ। करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इधर से आप सोच लें कि ये अरबों डॉलर हमें अभी तक मिल सकते थे, इधर से सिर्फ इसलिए नहीं मिले बल्कि हमारे ऊपर फाइन हो गया है क्योंकि इसके पीछे करप्शन थी। और चीफ मिनिस्टर साहब खुद जानते हैं कि क्या बीच में किस तरह के रिश्वत लेने के लिए, थोड़े से लोगों ने पैसा बनाने के लिए कितना पाकिस्तान को नुकसान किया। साफ और शफाफ गवर्नेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे कि माजी में जो करप्शन की गई है उसकी वजह से मुल्क अभी तक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो उस्मान सईद बसरा साहब, ये क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत की? मुज़ाकराती कमेटी बनाई मुज़ाकरात करने के लिए, वो मुज़ाकरात करने नहीं जा रही, वो उम्मीद लगा रही कि अपोजिशन आके उनसे मुज़ाकरात करे। फिर एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है और वज़ीर आज़म ऐसे मौके पर कहते हैं कि असेंबली, ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है।
ये किस तरह की हिकमत अमली है इस वक्त हुकूमत की? मुज़ाकरात करने में क्या सीरियस नहीं है आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हम मुज़ाकरात करने में सीरियस ना होते, हालांकि मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट के पास सब्सटेंशियल रीजन है टू बिलीव कि ये लोग कोई भी उनके पास जेन्युइन ग्रीवेंस नहीं है, कोई भी नहीं है, इसीलिए ये मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि हम हुकूमत वक्त हैं, हमने अपनी आईनी और इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी को पूरा किया है कि जब मुल्क के अंदर कुछ लोग अनारकी पैदा करने के पे तुल आए और आपके ऐसी वीडियोस बना बना के आप मगरबी सिफारतकारों को भेजना शुरू कर दें और ये डिपिक्ट करना चाहें, पोर्ट्रेट करना चाहें कि जी पाकिस्तान के अंदर अनारकी की सिचुएशन है, तो हमें इनसे बात करनी चाहिए। हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि भी बताएं आपके अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है। अभी तक कोई एक पार्टी, बात देखिए, मौलाना फजलुर रहमान इसको लीड कर रहे हैं, बाकी जितनी भी पार्टी हैं ये इसकी पैरासाइट्स हैं, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें। उनका मेन किसी मामले में कोई हिस्सा नहीं है, वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए ना, उनका तो कोई इसमें लेना देना नहीं है, ना इनको अफरादी कुव्वत इनके पास है, ना ये किस तरह का मामला कर सकते हैं, ये तो मौलाना के कदम में बंदूक रख के चला रहे हैं। अब शेख साहब भी फरमा रहे थे और आपने भी कहा जी कि मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी तज़हीक हुई है, उनको डीजल कह दिया जाए, तो ये तो मौलाना के अपनी मामला डीजल वाला चले। अच्छा, जो फजलुर रहमान ने मेरी फौज के खिलाफ आज हफ्ता हो गया है, एक महाज खोला हुआ है, एक महाज हिंदुस्तान ने खोला है मेरी फौज के खिलाफ, मेरे पाकिस्तान के खिलाफ, एक महाज आरएसएस ने खोला है मेरी फौज और मेरे पाकिस्तान के खिलाफ, एक महाज बाहर बैठी हुई सारी इस्तेमाल की ताकतों ने मेरे पाकिस्तान और मेरी फौज के खिलाफ खोला हुआ है, एक महाज इस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर मेरी फौज के खिलाफ खोला हुआ है। क्या ये तज़हीक नहीं है? क्या ये काबिल गिरफ्त बात नहीं है? क्या शेख साहब जैसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपनी पार्टी से हट के भी अच्छे आदमी है? मैं आपको बताऊं, ये तो बेचारे शोमई किस्मत है कि नून लीग को डिफेंड करने आते हैं, क्योंकि उस पार्टी से हैं। ये इनको सूट ही नहीं करती पार्टी, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, क्या फजलुर रहमान की गिरफ्त इस बात पे नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की तरफ से कि आप कौन होते हैं कि जब आज पाकिस्तान इतना मुश्किल हालात के अंदर है, सरहदों के ऊपर फौज है, हमारी फौज और हमारे लोगों के ऊपर इस तरह दुश्मन जो है वो ललकार रहा है, वो तो हम मेरी फौज तो बहादुर उसका जवाब देगी, लेकिन आप किसकी एजेंटी कर रहे हैं? आप क्यों मेरी फौज के खिलाफ तबारा कर रहे हैं? आप पे गिरफ्त होनी चाहिए। और शेख साहब अच्छा होता है एक सवाल ये भी उठाते कि फजलुर रहमान साहब को तो इमरान खान ने डीजल कहा, लेकिन फजलुर रहमान से भी पूछना चाहिए कि आप क्यों कहते हैं मैं धरने का रुख फौज की तरफ मोड़ दूंगा? आप होते कौन है कि मेरी फौज को थ्रेट करने वाले? आप कहते हैं एक तरफ मैं इन जर्नैलों को जो इसराइल से फंड लेते हैं, मैं शर्म आनी चाहिए। तज़हीक तो ये है, रेडिक्यूल तो आप ये कर रहे हैं कि एक फौज जिसने हजारों लाखों जाने कुर्बान की इस वतन की सरबुलंदी के लिए, इस मट्टी की हिफाजत के लिए, इस माँ के धरती माँ के सर पे चादर ओढ़े रखने के लिए, आप कहते हैं कि आप इसराइल के एजेंट हैं? शर्म तो उनको आनी चाहिए। और चलें बस मेरी भी ये जो पॉइंट्स आपने सब उठाए हैं, इस पर निसार खोड़ो साहब की मैं राय ले लेता हूं, जरा उनसे कोशिश करता हूं कि उनके जवाब आपकी तरफ वापस आता हूं। बसर साहब, खोड़ो साहब, एक सवाल भी ले लीजिएगा। भी आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा कि अवाम का समंदर आपके साथ है और अवाम की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, तो अभी लाड़काना के इलेक्शन में जो आपको साथ ही साथ शिकस्त हुई है, जमील सुमरो साहब को जीडीए के जो मौज़म अब्बासी साहब थे उन्होंने हरा दिया, तो वहाँ अवाम आपके साथ नहीं थी, इसका मतलब? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, आपने भी बड़ी बात करके और यहाँ पे ले आए। ये लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो साहब के ज़माने में भी एक हल्के में शिकस्त हुई थी, बेनज़ीर साहबा मौजूद थी और मुमताज़ भुट्टो अपनी भी थी और है और इंशाल्लाह रहेगी। एक सीट पर आपके पास तफसीलात आते रहे कि सीट पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये कोई तुक नहीं है कि आप इस तरह से बात करें। और दूसरी जो ये तर्जुमान साहब ने जो बातें की ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या कोई और सियासी पार्टी हो, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि फौज इक्तदार में ना आए। फौज के लिए हमारे पास बहुत इज्जत है, हमने उनको सलाम पेश किए हैं, हमने उनको सलूट पेश किए हैं, हमने उनकी जो भी टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने जो महाजराई की, जो उन्होंने किरदार अदा किया, उसकी कौम उनको सलाम पेश करती रहती है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो तीसरी कुव्वत जिसको कहते हैं इक्तदार में ना आए, वो सिविलियंस का हक है, वो किसी और का हक नहीं है। जमहूरियत यहाँ का दायमी हल है, कॉन्स्टिट्यूशन जमहूरियत की बात करता है, किसी और चीज़ की बात नहीं करता। तो मैं अगर मौलाना फजलुर रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, ANP हो, ये हो वो हो, सब इस बात पे मुत्तफिक है कि हाँ तीसरी कुव्वत इस अंदाज से ना आए जैसे जनरल मुशर्रफ आया, जनरल ज़िया-उल-हक आया या कोई और आया। रही बात एहतजाज की, तो करना हमारा हक है।
हुकूमत अगर सुधर नहीं रही है तो हमें और क्या, ये जमाना तो गुजर गया ना कि 58 निसार साहब था, इस 58 भी था और सदर साहब ये जो एहतजाज का तरीकाकार आप अपना रहे हैं, मैं बात जो कर रहा हूं इससे हुकूमत कैसे घर जा सकती है? एहतजाज का तरीका पीसफुल है, एहतजाज का तरीका पीसफुल है। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हो, और पार्लियामेंट इदारा है जहां ये सारी पॉलिसियां बनती हैं। पार्लियामेंट हुकूमत का वो सेंटर है जहां ये हुकूमत चलती है। सही, या तो वो पार्लियामेंट है या फिर कायदे आजम का मजार है कि हम उनको जाके शिकायत करें। अगर पार्लियामेंट, क्योंकि वो जिंदा पार्लियामेंट है अभी, इस वक्त हम उनके पास जाके अपना क्या बताएंगे ना, जलसा करेंगे ना। चिड़ क्यों लग रही है जलसा करने से? उन्होंने खुद क्यों जलसे किए थे? 126 दिन जलसे किए थे, 24 घंटे टीवी चलाते रहते थे, टीवी चलती रहती थी। 126 दिन की बात कर रहे हैं, बड़क मार रहे हैं। और जमात लगा के तो दिखाए, हम उनको कंटेनर भी देंगे, हम उनको बड़ा खाना भी खिला देंगे। तो अब कहाँ गई वो बातें? खुद के लिए ठीक और दूसरों के लिए वो क्या मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा तू ये क्यों कर रहे हैं? सही, चलिए अपनी बातों से क्यों इस वक्त फिर रहे हैं? और 126 दिन इन्होंने तो धरना दिया, जलसे किए, लेकिन उसके बावजूद भी खोड़ो साहब हुकूमत नहीं जा सकी थी। क्या पुरअमन के जरिए हुकूमत को भेजना मुमकिन होगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सवाल आप तीनों के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आप खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले निसार खोड़ो साहब ये बता रहे थे कि जो एहतजाज मौलाना फजलुर रहमान करने जा रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी उनके साथ है, वो बिल्कुल पुरअमन होगा, वहाँ पर जलसे किए जाएंगे, जलसों में खिताबात होंगे। तो निसार खोड़ो साहब, जलसे करने से, खिताबात करने से, मुतालबात करने से हुकूमत पाकिस्तान में कहाँ जाती हैं? तहरीक इंसाफ ने 126 दिन धरना किया था, रोज़ इमरान खान वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा करते थे, तो क्या वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया था? अब कैसे ये मुमकिन होगा? ये तो है हमारा नसीब। हमारे साथ कितने लोग हैं, और अवाम के सामने दुनिया भी कभी कभी देखती है कि जब वो लाखों लोग निकलते हैं तो बादशाह अपनी महल से पीछे वाले दरवाजे से निकल के भाग जाते हैं। ये होती है गैरत का तकाजा। ये होता है कि आदमी महसूस क्या करता है। आप महसूस करोगे तो फिर कौम आपके खिलाफ है। अगर कौम आपके खिलाफ है तो आप फिर हवा में मुअल्लिक हो गए। आप ऐसे ही बातें करते रहोगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन आपकी कुछ नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर को तो यकीनी तौर पर कौम को मुत्तहद रख के आगे चलना चाहिए, न कि कौम को बांटता फिरे, न कि कौम को धुतकारता फिरे, न तो कौम को कम दर्जे का समझे और अपने आप को आला दर्जे का समझे। ये बात पाकिस्तान की जमहूरियत है जिसको बहुत लोग कमजोर जमहूरियत कहते हैं। इस कमजोर जमहूरियत को मजबूत करने का तरीका तभी हो सकता है जब कौम यूनाइटेड हो, जब हमारे पास मुशावरत हो, जब हमारे पास नेशनलिस्टिक अप्रोच हो। नेशनलिस्टिक अप्रोच अगर नहीं होगी तो फिर आपकी दुनिया भी कम सुनेगी और लोग भी कम सुनेंगे। आपकी पॉलिसियों को आपने कहा कि हाँ हमने जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक कहता है कि आइंदा 2 साल में महंगाई डबल होगी, तो उसको आप रिबटल नहीं दे रहे हो। कभी डॉलर महंगा हो रहा है तो कह रहे हो कि हमें तो पता ही नहीं था कि कैसे हुआ। ये सारी बातें जो इमरान खान इस वक्त तक कहते रहे हैं उसमें उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। कहता था कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन जब हमने पूछा कि खुदकुशी की डेट अनाउंस करो तो उसने यू टर्न लेकर कहा कि जो लीडर यू टर्न नहीं मारता वो लीडर नहीं होता। क्रेडिबिलिटी और डिसक्रेडिबिलिटी यहाँ उसने खुद फैलाई है और अवाम उसका असर ले रहे हैं। अवाम को यकीनी तौर पर महंगाई मार रही है, बेरोजगारी मार रही है, इनके झूठे वादे मार रहे हैं। अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, किसान को नहीं मिल रहा, मजदूर को नहीं मिल रहा, बेरोजगार नौजवान को नहीं मिला, तो फिर किसको मिल रहा है? जब इतना कर्जा भी मिल रहा है, जब भी लोकली 35,000 अरब रुपए कर्जे भी ले रहे हैं, अबू धाबी से भी पैसे ले रहे हैं, सऊदी अरेबिया से पैसे ले रहे हैं, तो अवाम को क्या मिल रहा है? पेट्रोल महंगा करके खुद ही मान रहे हैं कि जी हाँ हमने जानबूझकर पेट्रोल महंगा किया है, जबकि दुनिया में सस्ता और यहाँ महंगा करते जाएं क्योंकि लोग पैसों से लूटमार करनी है, पैसों का हिसाब देना है। बताओ तो सही ना कितना कमाते हो, बताओ कितना कमाते हो पेट्रोल से? हर निसार खोड़ो साहब, जो आवाम की इस वक्त आप हालत बता रहे हैं ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हजारों लाखों लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी
हुकूमत किसी भी पुरअमन एहतजाज के नतीजे में कैसे घर जा सकती है, कैसे वज़ीर आज़म मान सकते हैं? इतनी जिद्दोजहद के बाद तो उन्हें वज़ारत उज़्मा मिली है, वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे कि आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख बंदा ले आएँ और वो वज़ीर आज़म के से इस्तीफ़ा दे दें? हम बात सुने। एहतजाज से अगर कोई हुकूमत नहीं जा रही है तो ये सिस्मा क्यों हो रहे, रोक क्यों रहे, कंटेनर क्यों खड़े कर रहे हैं, शामियाने नहीं देना इनको, ये क्यों ऑर्डर दे रहा है, ये क्यों सोचा जा रहा है कि जी वो खंदकें खोद दो कि वो आ न सकें, ये क्यों किया? अगर नहीं गई हुकूमत तो नहीं जाएगी। हम हाय हाय तो कर सकते हैं ना, हाय हाय करने का हक क्यों रोक रहे हो? करने दो। सही, चलें, ये आपका बिल्कुल हक है, बिल्कुल ये आपका हक है कि आप पुरअमन तौर पर एहतजाज करें। और हुकूमत भी अक्सर मौक़ों पे उनके कुछ लोग ये कहते हुए पाए गए कि अगर ये पुरअमन एहतजाज होगा तो उनको रोकेंगे नहीं बल्कि वेलकम करेंगे। कैसर साहब, अब निसार खोड़ो साहब ने तो तफसीली तौर पर अपने ख्यालात जाहिर कर दिए। अब आप ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल होने चाहिए। आपको लगता है कि एहतजाज अगर सिर्फ पुरअमन ही रहेगा, वहाँ पर हालात ख़राब नहीं होंगे, सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब नहीं होगी, तो किस तरह से ये हुकूमत जाएगी? कैसे फिर आप अपने मुतालबात, चाहे अपोजिशन एक ही होकर आ रही हो, तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हों, लेकिन अपोजिशन अपने मुतालबात फिर कैसे मनवाएगी? सबसे पहले तो मैं उस्मान सईद बसरा साहब ने जो बात की ना, मैं उनसे कहूँगा कि मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हुए फ़ख्र है और ख़ुशी है। देखिए, हमने डिलीवर किया है और हमने काम किए हैं, जो परफॉर्म किया है वो आपसे तो मेंटेन नहीं हो पा रहा। दूसरी बात, अफवाज पाकिस्तान सब की हैं, हमें फ़ख्र है और हमें उन पे नाज है, अफवाज पाकिस्तान की दिलेरी पे, उनकी कुर्बानियों पे और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया है। तो ये कोई, देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ ने सबसे पहले कल बड़ा प्रोमिनेंटली जो इंडिया ने कल किया, उसके बारे में बड़ा खुल के बात की कि बड़ी ज़्यादती है और इस तरह के मामलात हमारी हुकूमत को और अफवाज पाकिस्तान को चाहिए कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। उन्होंने जो उनके दुश्मन की जो तोपों को ठंडा किया है। अब बात तो ये हो रही है, देखिए, मैंने जो कहा, मैं अभी भी ये बात मेंटेन करता हूँ कि अगर हुकूमत इसमें सीरियस नहीं है, हुकूमत तो उभार रही है, जानबूझ के कह रही है, आके दिखाएं। अभी भी कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास ना वर्कर्स हैं ना उनके, अभी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 महीने में सिर्फ 2-4 दिन असम्बली का इजलास हुआ, 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदे जो है वो 340 जो MNAs है, मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं, सब MNAs के अपनी जगह से इलेक्ट होके आए हैं। आप असम्बली का इजलास बुलाएं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। हमें तो एहतजाज का हक है और हम एहतजाज कर रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो हमने डिक्लेयर कर दिया। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप असम्बली का इजलास बुलाएं, आप अपना एजेंडा रखें। भाई, क्यों आप चाहते हैं कि ये एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो है उसको आप ज्यादती कर रहे हैं, लोगों को, वर्कर्स को पकड़ रहे हैं। आज ही मैंने अभी खबरें सुनी, हम उनके लोकल वर्कर्स को पकड़ रहे हैं। देखिए, हमारा कोई इरादा किसी किस्म का गैर कानूनी काम करने का नहीं है और हमने एहतजाज करना ही करना है, क्योंकि लोगों का अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो हम लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब मैं अपने इलाके में जाता हूँ और जहाँ पे मजदूर बैठे होते हैं, डेली वेजेस वाले जो रोज़ाना उजरत पे काम करते हैं, वो मुझे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कैसर साहब क्या हो गया कि हम पहले 6 दिन हमें जॉब मिल जाती थी, अब 3 दिन नहीं मिलती। अब ये देखिए ना, FATF का कल फैसला आया, FATF ने हमें वार्न किया है कि आपको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अब ब्लैक लिस्ट में दुनिया के सिर्फ 2 मुल्क हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। अगर हमारा सारी बैंकिंग खत्म, और ये बड़ा थोड़े दिनों की बात है, आज स्टॉक एक्सचेंज देखिए, इस खबर पे कुछ 700-800 पॉइंट घट गया है, यानी 700-800 पॉइंट का मतलब है कई अरब रुपए का खसारा हुआ है। और जब से ये हुकूमत आई है, कुल 6000 अरब रुपए स्टॉक एक्सचेंज। कैसर साहब, इस पर जो FATF के इजलास पर जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया वो तो ये था कि अब दिसंबर और जनवरी में एक बार फिर FATF में रिव्यू होगी पाकिस्तान की पोजीशन। कैसर साहब, और न सिर्फ रिव्यू होगी बल्कि वहाँ बड़े अच्छे रिमार्क्स मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से दिए गए। खुद FATF ज़मीन ने भी बड़े पाकिस्तान के इकदामात की तारीफ की है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उनको ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिशें की जा रही थी और बच गया पाकिस्तान? की है 18% श्रीलंका निकल सकता है, पाकिस्तान को क्यों कहा गया? अभी भी हम इनको राय दे रहे हैं कि 10 दिन बाकी हैं, आप असम्बली का इजलास बुलाएं
वहाँ पे सब लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू के ये मुश्किलात हैं, ये हमें 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 बैरूनी प्रॉब्लम्स हैं, ये अंदरूनी है और हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। ये बात के खुल के कहें, ये तो अभी भी हमें दुश्मनाम तराजी कर रहे हैं, हमारे मुखालफत कर रहे हैं, हमें चोर और डाकू कह रहे हैं हर जगह। तो हमें जिस जगह बाहर भी जाते हैं, कोई चाइना में जाते हैं, आप अमेरिका में जाते हैं, तो हमारे खिलाफ भी बातें करते हैं। चलें कैसर साहब, आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ भी दी कि पार्लियामेंट का एक इजलास बुलाया जाता है, सबको दावत दी जाती है वहां पर आके बात करने की। कोई भी बात कैसर साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूं, तो बस ये तो इतनी अच्छी तजवीज़ कैसर अहमद साहब दे रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, स्पीकर फौरन इजलास तलब करें, वहाँ पर सबको अपने अपने रिजर्वेशन बताने का मौका मिले और उसी फोरम पर किसी इस मसले का हल भी निकल आए कोई। जी बिल्कुल कैसर अहमद शेख साहब ने जो बात की है ये एक काबिल अमल तजवीज़ है। हम इसके ऊपर आप देखिए, हम तो शुरू दिन से ही राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने ये प्रॉमिस किया वज़ीर आज़म साहब ने कि मैं इस पार्लियामेंट के अंदर आऊँगा, हर इजलास के अंदर आऊंगा, जब इजलास कॉल किया जाएगा मैं आऊंगा। लेकिन ये कैसर अहमद शेख साहब को भी पता है, देखिए टेलीविजन पे बैठ के हाथी के दांत और हैं, दिखाने के और हैं, पार्लियामेंट में दिखाने के और हैं। इन्होंने डेलिब्रेटली, इनकी पार्टी ने, जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज हैं, इन्होंने सारा माहौल खुद खराब किया। वहां पे इन्होंने ये हालात पैदा किए हैं कि किसी सूरत भी पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ना आ पाए। लेकिन ठीक है, कैसर अहमद शेख साहब हैं, हम दोबारा से बिल्कुल इनकी बात को सुनने को तैयार हैं। लेकिन जो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर इन्होंने हमें बात की कि जी हम एक मुआशियत के हवाले से इन्होंने हमसे कहा कि आए बैठ के हम एक मुफाहमत करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, हम तो नहीं भागे, आपकी लीडरशिप ने अगले दिन मरियम नवाज ने सारी पार्टी को उल्टा लटका दिया और उन्होंने कहा कि आप किस हैसियत इमरान खान को और उनकी पार्टी को, गवर्नमेंट को ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। आपको याद है इस बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वजीर आजम और हुकूमत इससे पीछे नहीं हटी। आपकी लीडरशिप जो थी उसने कहा कि हम इस सूरत इस हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं करना चाहते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आइए बैठ के बात करते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर के अलावा आइए पार्लियामेंट के अंदर बात कीजिए, डील के अलावा आइए बैठ के बात कीजिए, कलीमुल्लाह के खेल के अलावा आइए बैठ के बात कीजिए, प्रोसेस ऑफ लॉ को चलने दीजिए। सिर्फ जो आप एक लिवरेज के तौर पे पार्लियामेंट को इस्तेमाल मत करें कि अपने जो आपकी लीडरशिप जेलों के अंदर है। हम बिल्कुल हुकूमत आपके साथ बैठने को तैयार है, बात करने को तैयार है, पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर बात करने को तैयार है। लेकिन कैसर अहमद शेख साहब, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके आज टेलीविजन पे आप ये तो कह सकते हैं कि फजलुर रहमान ने जो मेरी फौज के खिलाफ बात की वो अच्छी बात नहीं की, और एक तरफ दुश्मन जो है वो मेरे मुल्क के ऊपर जलगार कर रहा है और अंदर यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए उनके एजेंट जो है उसके ऊपर बात पार्लियामेंट के अंदर आपने भी कैसर साहब की इस तजवीज को वेलकम किया। निसार खोड़ो साहब से मैं पूछ लेता हूं कि वो इस तजवीज को वेलकम करते हैं या नहीं। निसार खोड़ो साहब, कैसर अहमद साहब की इस तजवीज को तो बसर साहब भी वेलकम कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास हो, वहां पर आकर सब अपनी अपनी बात करें। जरदारी साहब और खुर्शीद शाह साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी जारी हो जाते हैं उस इजलास के लिए, तो क्या आप भी सपोर्ट करेंगे इस स्टांस को? जब जरदारी साहब कहते हैं कि मुझे जमानत ही नहीं चाहिए, तो फिर प्रोडक्शन ऑर्डर की बात क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं आप ये बातें? पार्लियामेंट में आने से क्या होता है? इस वक्त क्या पार्लियामेंट में आते नहीं थे क्या? उनका जाती ख्याल होगा कि जी पार्लियामेंट का इजलास बुलाओ तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं समझता हूं पानी सर से गुजर चुका है। अब ये बात रहबर कमेटी के पास आई है। JUI अकेले तौर पर भी कोई फैसला नहीं करे, अब दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर उसको फैसला करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। रहबर कमेटी ने कहा है कि किस तरह की बातें करे वो कमेटी के साथ। कमेटी बनाई हुकूमत ने और उल्टा बैठ के कमेटी कहती है हमारे दरवाजे खुलने हैं, जिसने भी आना है वो आके बात कर ले। ये इस तरह से कमेटी काम करती है। इस तरह से आप बात करेंगे कि जी आप हम सीरियसनेस दिखा रहे हैं, ये सीरियसनेस दिखा रहे हैं कि जी कोई आए तो आके बात कर ले, हम बैठे हैं आपके इंतजार में। क्यों आएगा कोई आपके पास? तो साहब, आपको यकीन है कि रहबर कमेटी के फैसले को मौलाना साहब एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे? क्योंकि पहले भी यही हुआ था कि बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना को धरना थोड़ा सा आगे बढ़ाने की तजवीज दी थी, कोशिश की थी, लेकिन मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया 3 अक्टूबर। भाई माना चाहिए, खुद उन्होंने ऐलान किया है तो फिर अगर खुद उन्होंने कहा है कि रहबर कमेटी फैसला करेगी तो फिर मैं क्या कहूं? क्यों मैं खामखा शक करूं उन पर कि रहबर कमेटी कोई फैसला करेगी तो उनको मानेंगे नहीं? और रहबर कमेटी क्या कह रही है? 3 अक्टूबर को ऐलान कर दिया था ना कि 27 अक्टूबर को हम तो निकल रहे हैं। पर निकलना, हाँ, मैं रहबर कमेटी हो, मौलाना फजल रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, सब कह रहे हैं कि हम एहतजाज का हक रखते हैं, हम एहतजाजी मार्च की सपोर्ट में हैं।
पार्लियामेंट होगी। पार्लियामेंट को किसने पहले खातिर में लाया है? इसी पार्लियामेंट को इमरान खान ने लानत क्यों भेजी थी? इसको क्यों दो नंबरी कहा था पार्लियामेंट को? क्या वो लोगों की वोटों से इलेक्टेड नहीं थी? पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। तर्जुमान साहब कह रहे हैं कि जी हम एहसान कर लेंगे अपोजिशन पे, हम पार्लियामेंट का इजलास बुला लेंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। गालियां देते थे उस धरने में खड़े होके, वो भूल गए। हम सब नहीं भूले, हम और न भूलेंगे। पार्लियामेंट को उसने विकेट कौन सी दी है? खुद ही कह रहे हैं कि 4 महीने में 4 दिन चली है पार्लियामेंट। क्यों चली है? कहां गए थे वो वजीर आजम साहब? कहां गए थे उनके हुकूमती नुमाइंदे जो उनको ये मशवरा नहीं दे रहे थे? अब मैं समझता हूं पार्लियामेंट वाले इजलास से शायद कुछ होगा नहीं, इसलिए ये 27 अक्टूबर गुजर चुका है, 4 दिन के बाद आ रही है। मैं समझता हूं पार्लियामेंट से बात निकल चुकी है। अब हुकूमत को कमेटी, अगर पार्लियामेंट का इजलास होना बुलाना होता है ना, बुला लेते। रेबर ये कमेटी क्यों बनाई नेगोशिएशन की? क्यों बनाई? उस वक्त उनको याद नहीं आया? पार्लियामेंट उसको उस वक्त याद नहीं आया कि कौमी असेंबली में ले आते हैं आपको, आप आए बात करें, ये करें वो करें? अभी कमेटी क्यों बनाई है? किस चीज के लिए बनाई है? रोब झाड़ने के लिए? ये बात गुजर चुकी है पार्लियामेंट से। सही। चलें कैसर अहमद साहब, पार्लियामेंट से तो अब ये बात गुजर चुकी है। अब जो भी फैसला होगा वो इस्लामाबाद में डी चौक पर होगा या फिर पाकिस्तान की सड़कों पर ही होगा? मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता। पार्लियामेंट को हम अंडरमाइन ना करें। अगर देखें ना ये बात कि हम उधर क्यों जाएं और वो हमारे पास क्यों आए, ये हमने अंडरमाइन नहीं किया, ये हुकूमत ने किया अंडरमाइन। हुकूमत का फर्ज है कि पार्लियामेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करे। ये नहीं हमारा एहतजाज अपनी जगह पे है, हमें एहतजाज करने का राइट है। पार्लियामेंट के बाद भी अगर मामला ना बना तो एहतजाज तो होता रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुल्क के मफाद की ये बात है। अगर किसी, देखिए फौज को कहा है कोई मकसद नहीं है, कोई भी को कहेगा फौज के खिलाफ कोई भी अगर बात करे कोई भी नहीं सुनेगा। हम सब जो मेंबर है ना, मैं इस पे थोड़ा सा एक जुमला कह दूंगा। सिर्फ ये नहीं कि चंद जुमला कह दूंगा, कह देते वो बात होगी। सर मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं मेरी बात मुकम्मल होने दे। सर मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। खोड़ो साहब, कैसर साहब खत्म कर लें फिर आप जुमला। एक पोजीशन रखता है। मेरी मोदबाना गुजारिश, किसी के मेरी मोदबाना गुजारिश है, बिल्कुल फैसला करेंगे सर। हम भी रैबर कमेटी के साथ हो सकते हैं। चलिए कैसर साहब, आप इससे इख्तिलाफ राय रखते हैं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी। हुकूमत ये करेगी नहीं, हुकूमत करेगी नहीं, हुकूमत को चाहिए। मेरी राय है और मेरा मशवरा है कि हुकूमत को पूरी तौर पे ठीक है। कैसर साहब आपकी राय, आपका मशवरा आ गया, रुकिएगा जरा जी। खोड़ो साहब, वो क्यों चाहते हैं कि हम एहतजाज ना करें? उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमें बताएं। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और मैं अपने तौर पे ये कोशिश करूंगा कि कैसर साहब जरा रुकिएगा जी। निसार खोड़ो साहब एक आखिरी जुमला बोलना चाह रहे हैं जी। खोड़ो साहब जी सर, पहले तो इनसे पूछ लें कि ये क्या मौको पीएमएलएन का है? इन्होंने कहा जाती राय है। मैं कह रहा हूं ये पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में जाता है कि उनको दूसरी जमातों को भी जो बाइकआउट करना चाहती थी उनको सारा घेर घार के और असेंबली में लाए थे हम कि असेंबली चले इदारे चले, असेंबली चले इदारे चले। ये पार्लियामेंट को गैर मुत्तलिका इन्होंने खुद किया है, हुकूमत वालों ने। हुकूमत बुलाती है इजलास, अपोजिशन नहीं बुलाती। अपोजिशन तो रिक्वेजिशन करती है कभी उसको जब बहुत जरूरत होती है। ये काम हुकूमत के बुलाने का है, असेंबली बुलाना। चलें, क्या हुकूमती हलकों में ये बातचीत चल रही है? पार्लियामेंट के इजलास को बुलाने की जरूरत नहीं महसूस की। जी उस्मान सईद बस्तर साहब बता दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों में क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वहां पर कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि आने वाले 2-4 दिनों में पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और ये जो इस वक्त गर्मा गर्मी है इसको थोड़ा कम किया जा सके? जी देखिए मैं सबसे पहले आपकी अर्ज करूँ, निसार अहमद खोड़ो साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जहाँ से वो इलेक्शन हारे हैं ना, वो उनके हवास पे इस कदर सवार हो गया है क्या वो मुस्लिम लीग नून और अपनी इत्तेहादी जमातों से उलझ रहे हैं। भाईजान सब्र कीजिए, फिर जवाब दूंगा मैं। हारना है अभी तो आपने पूरा जवाब दूंगा। आप हमला करोगे तो जवाब दूंगा। और भैया मेरी सुन लेना आप जी। खोड़ो साहब, बस्तर साहब कंप्लीट कर लें जरा, फिर मैं आता हूं। अभी आपने पूरा सिंध गलत बात उनको रोके, ऐसी बात करने से आपकी रोके इनको। अभी क्यों रोके मुझे जी? वजह आपको ना मुझे रोकने वाले, रोके इनको। आपको सुनना पड़ेगा। खोड़ो साहब कंप्लीट कर लें जरा, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। हम आपकी सियासत को सारे सिंध में दफनाएंगे, रोके इनको, उसको लिख के रख लें। क्यों आपको रोकने वाले जी? निसार खोड़ो साहब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने सारी लगभग बात की और मैंने आपकी बात सुनी है, आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात। तुम अपने आप से बोलते रहो, अपने आप से नहीं क्यों? आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध
लोगों के लिए कुछ पार्टी ने सिंध में लूट मार का है। आपको अभी पूरे सिंध से इलेक्शन हारने हैं, आपका इक़्तिदार सिंध से गुरूब हो रहा है जो आपकी हवास पे सवार है। अब आगे कैसर अहमद शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, बिल्कुल पार्लियामेंट के जरिए बात होनी चाहिए। और रैबर कमेटी जब आप लोगों ने बनाई थी तो किससे पूछ के रैबर कमेटी बनाई थी? आप कौन होते हैं कि एक रैबर कमेटी बनाते फिर हुकूमत गिराने की बातें करें? ऐसे ही हमने कमेटी बनाई कि हम आपसे बात करेंगे। और कैसर अहमद शेख साहब की बात बिल्कुल शायद है, तमाम बातें पार्लियामेंट के फ्लोर पे होनी चाहिए और पार्लियामेंट के फ्लोर को आइंदा हम ये जो भुट्टोइज्म है और वहाँ खड़े होके बातें करना और गुफ्तगू करना इसके लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट के फ्लोर पर उनके हल निकलने चाहिए, तमाम मुज़ाकरात वहीं पर होने चाहिए। बहुत अच्छी तजवीज़ दी कैसर अहमद शेख साहब ने और उस्मान सईद बस्सा साहब ने भी इसको पूरी तरह अप्रिशिएट किया, इसको सपोर्ट किया। और निसार खोड़ो साहब आखिरी ये जो चंद बातें थी उस्मान सईद बस्सा साहब की सुन नहीं सके और प्रोग्राम से उठकर चले गए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज के इस प्रोग्राम से। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।